नमस्कार विद्यार्थियों। श्री भोगीलाल पंड्या गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर इकोलॉजी का पेपर और उसमें हमने बहुत सारी बातें की हैं। पहले जन्म दर मृत्यु दर के बारे में, एवं इससे पहले हमने पढ़ा था कि कोई भी जनसंख्या होती है या जो समष्टि होती है, पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन में कितने प्रकार के वृद्धि वक्र होते हैं। तो दो प्रकार के वृद्धि वक्र थे, जे आकृति का वृद्धि वक्र और एस आकृति का वृद्धि वक्र। आज अपन बात करते हैं कि उत्तरजीविता वक्रों के बारे में बात करेंगे। मैं विनय भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, SBPGC डूंगरपुर से। अब आप उत्तरजीविता वक्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वाइवरशिप कर्व्स या उत्तरजीविता वक्र, प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन सर्वाइविंग टू अ पर्टिकुलर एज। यदि एक समष्टि के सभी जीवों का आयुवार मृत्यु दर का ग्राफ बनाएं तो इनके अध्ययन से हमें समष्टि के विकास में बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और इस प्रकार के जो ये ग्राफ बनते हैं, जिसमें कि एक तरफ हम लेते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन और दूसरी तरफ हम लेते हैं कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितने सर्वाइवर्स हैं। इन दो चीज़ों के बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इस प्रकार के ग्राफ्स को उत्तरजीविता वक्र और सर्वाइवरशिप कर्व्स कहते हैं। रिमेंबर, यहाँ पर एज इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, जो कि परसेंट लाइफ स्पान को बताती है, एंड नंबर ऑफ सर्वाइवर्स टेकन ऑन वाई एक्सिस, पर थाउजेंड में जितने सर्वाइवर्स हैं उनके नंबर को, उनकी संख्या को हम वाई अक्ष पर लेते हैं, वाई एक्सिस पर लेते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि जो ये उत्तरजीविता वक्र होते हैं, मोटे तौर पर, अभी हम आगे बातें करेंगे, 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एंड स्टूडेंट्स, we can say that the pattern of mortality with age is best illustrated by survivorship curves, because it plots the number of surviving individuals to a particular age. And these are of 3 general types. Survivorship curves are of 3 general types, which represents the different nature of survivors in different types of populations. तो विद्यार्थियों, हम ये देख सकते हैं कि 3 प्रकार के सर्वाइवरशिप कर्व्स होते हैं, और वो 3 प्रकार की जो सर्वाइवरशिप कर्व्स हैं उनमें हम देखते हैं कि पहला प्रकार है उत्तल वक्र या कॉन्वेक्स कर्व्स, देन विकर्ण वक्र और डायगोनल कर्व, और तीसरा प्रकार होता है अवतल वक्र और कॉनकेव कर्व्स। तो उत्तरजीविता वक्रों के 3 प्रकार हो गए विद्यार्थियों, कॉनकेव कर्व, डायगोनल कर्व और कॉन्वेक्स, डायगोनल और कॉनकेव। ये हमने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा है ना, वो फिजिक्स में और जनरल साइंस में हम पढ़ते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, लेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो जो उठा हुआ होता है वो उत्तल होता है, और जो जहाँ गड्ढा टाइप का होता है या जो दबा हुआ होता है वो अवतल होता है। तो आकृति जैसी इसकी दिखाई देती है, उसके आधार पर उत्तल, अवतल
तो देखिए, जो सबसे पहले उत्तल प्रकार के जो वक्र हैं या कॉन्वेक्स कर्व हैं, ये उस प्रकार की पॉपुलेशन को बताते हैं जिनमें कि मोर्टेलिटी जो होती है या जो उनकी मृत्यु दर होती है, वो जीवन के उनका जीवन काल है, उनके प्रारंभिक जीवन काल में वो मोर्टेलिटी की संभावना बहुत कम होती है। मीन्स उनके जीवन का जो लेटर हाफ पार्ट होता है या जो एंड वाला पार्ट होता है, वहाँ पर मृत्यु दर की संभावना रहती है। यानी कि जीवन की प्रारंभिक अवस्थाओं में जीवों की मृत्यु कम होती है और ज़्यादातर जो जीव होते हैं वो लंबी आयु तक जीवित रहते हैं। तो ऐसे जीवों के लिए जो वक्र बनता है वो उत्तल वक्र होता है और कॉन्वेक्स कर्व होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं, उनमें अगर हम उनके जीवन के शुरू के 1-2 साल छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पर वो दे आर प्रोन टू द डिजीज़ एंड मैनी रिस्क फैक्टर्स, उसको छोड़ करके वो ये कॉनकेव टाइप का उत्तरजीविता वक्र प्रदर्शित किया जाता है मैमल्स के द्वारा और उसमें भी ह्यूमंस के द्वारा, हाई मैमल्स जो है। एक ह्यूमन के लिए एक आदर्श उत्तरजीविता वक्र का प्रकार है कॉनकेव टाइप का जो वक्र है, वो ह्यूमंस के लिए एक आदर्श उत्तरजीविता वक्र है। होमो सैपियंस, ह्यूमंस, होमो सैपियंस, students, such species tend to live throughout their lifespan, low mortality. Many species of large animals such as deer, mountain sheep and men, especially we should focus on the men. तो मनुष्य में और उच्च श्रेणी के स्तनधारियों में कॉन्वेक्स प्रकार का या उत्तल प्रकार का वक्र प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा हम बात करेंगे विद्यार्थियों कॉनकेव कर्व के बारे में। वैसे तीसरे नंबर पर लिखा है लेकिन हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा जो प्रकार है कॉनकेव कर्व या अवतल वक्र। कॉनकेव मीन्स क्या होता है? अवतल। तो अधिकांश जो अकशेरुकी जीव होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स और मछलियाँ, है ना, इस तरह के जीव जिनमें कि बहुत ज़्यादा प्रजनन की क्षमता होती है, उनमें इस प्रकार का अवतल प्रकार का उत्तरजीविता वक्र प्रदर्शित किया जाता है। और इनके जीवन के प्रारंभिक काल में, इनिशियल ईयर्स में, इनकी मृत्यु दर ज़्यादा होती है, लेकिन बाद में, यानी जीवन के लेटर हाफ पार्ट में कहें या उनके जीवन के बाद वाले भाग में, ये उनकी मृत्यु दर लगभग स्थिर हो जाती है। तो इसलिए इस तरह के जो जीव हैं उनका जो उत्तरजीविता वक्र बनता है वो अवतल वक्र बनता है या कॉनकेव टाइप का वक्र बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि concave curve is characteristic of such species where mortality rate is high during the young stages, when they are youngs. इनमें हमने बात की जैसे कि इन्वर्टिब्रेट्स, जैसे हम बात करते हैं ऑयस्टर्स की बात करते हैं, या और बहुत सारी शेल फिश होती हैं उनकी बात करते हैं, या प्लांट्स में हम बात करें तो ओक ट्रीज़ होते हैं, ओक के वृक्ष होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो उनमें जो है जीवन के प्रारंभिक वर्षों में मृत्यु दर की संभावना ज़्यादा होती है, मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होती है और बाद में लगभग स्थिर हो जाती है। तो उनमें जो वक्र बनता है वो कॉनकेव टाइप का वक्र बनता है, अवतल प्रकार का वक्र बनता है। इन्वर्टिब्रेट्स अपने हैं, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आप पढ़ते हैं लोअर इन्वर्टिब्रेट्स और सेकेंड ईयर में आप पढ़ते हैं हाइयर इन्वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स मीन्स अपृष्ठवंशी, जिनमें कि नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है ना, वो अपृष्ठवंशी होते हैं या इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। और फिर फाइनल ईयर में बीएससी फाइनल ईयर का जब सिलेबस होता है तो उसमें आपके वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, जिसमें कि कॉर्डेटा के मेंबर्स हैं, जिसमें कि फ़िश है, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सारे आ जाते हैं। तो ऐसे आप सीक्वेंस में पढ़ते हैं ना, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, फिर हाइयर इन्वर्टिब्रेट्स, दैन वर्टिब्रेट्स। तो हम बात ये कर रहे थे कि ये जो कॉनकेव कर्व है इन्वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। अब देखिए जो दूसरे नंबर का है जिसको हम अब लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं, डायगोनल कर्व। डायगोनल मीन्स होता है विकर्ण वक्र। जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं, कोई भी रेक्टेंगल होता है या कोई स्क्वायर होता है तो उसमें एक डायगोनल होता है ना, एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो डायगोनल होती है, विकर्ण होता है। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि
एक्स अक्ष पर हमने डायग्राम में एक्स अक्ष पर हमने एज ली है जो कि परसेंट लाइफ स्पान को प्रदर्शित कर रही है, और वाई एक्सिस पर वी हैव टेकन सर्वाइवर्स फॉर पर 1000। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो डायगोनल टाइप का जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के डिस्टेंट कॉर्नर को और वाई एक्सिस के डिस्टेंट कॉर्नर से मिला रहा है, जस्ट लाइक अ डायगोनल। एक प्रकार का डायगोनल है, एक प्रकार का विकर्ण है, और इसमें विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं कि जो विकर्ण वक्र है उसके दोनों तरफ एक प्रकार का आपको वेरिएशन दिखाई दे रहा है, डेविएशन दिखाई दे रहा है। तो ये दो जो हैं वो भी, जिनको हमने दिखाया है B1 और B3 से, जो हमारा B2 वाला है वो तो डायगोनल वक्र है, डायगोनल कर्व है, या हम कहेंगे विकर्ण वक्र है, जो बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि इस तरह का विकर्ण वक्र मिलना बहुत दुर्लभ होता है। ऐसी कोई आदर्श स्थिति नहीं है कि भाई एकदम सीधा विकर्ण वक्र मिले, बहुत रेयर है। लेकिन इसके आसपास, जैसे कि हम B1 देख पा रहे हैं जो बटरफ्लाइज में, और हाइमेनोप्टेरा जो इंसेक्ट्स होते हैं, सॉरी होलोमेटाबोलस इंसेक्ट्स होते हैं, उनमें ये इस तरह का डायगोनल टाइप का कर्व दिखाई दे रहा है, जिसको हमने B1 से शो किया है। और B3 वो बर्ड्स में, पक्षियों में, माइस में, रैबिट्स में, इनमें पाया जाता है। ये भी एक डायगोनल कर्व का वेरिएशन है। तो यहाँ पर ये हम देख पा रहे हैं कि बटरफ्लाइज हैं और हाई होलोमेटाबोलस इंसेक्ट्स हैं। देखिए होलोमेटाबोलस, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूँ कि होलोमेटाबोलस इंसेक्ट्स होते हैं, वो इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें कि पूर्ण कायांतरण होता है। इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल में अवस्थाएं पाई जाती हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। और उनमें कायांतरण होता है। कायांतरण में अंडे से लार्वा निकलता है, फिर लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से एडल्ट बनता है। इस तरह का लाइफ साइकिल होता है इंसेक्ट्स का। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें कि अपूर्ण कायांतरण होता है, वो पारोमेटाबोलस कहलाते हैं, और जिनमें पूर्ण कायांतरण होता है वो होलोमेटाबोलस कहलाते हैं। तो यहाँ पर होलोमेटाबोलस जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनमें और बटरफ्लाइज में ये B1 टाइप का सर्वाइवलशिप कर्व देखने को मिलता है। तो ये डायगोनल जो है, ये प्रकार का जो कर्व है, एज स्पेसिफिक सर्वाइवल is more nearly constant. Then a diagonal straight line type curve is obtained. But हम बात करें, if we talk about the B2 condition, तो हम ये कहेंगे कि no population in real world has a constant age specific survival rate throughout the whole lifespan. तो ये एक आइडियल कंडीशन है और ये बहुत ही रेयर है। ये इस प्रकार से बहुत ही कम ऐसे जीव होते हैं जिनमें कि पूरे जीवन भर जो है होल लाइफ स्पान में एक कांस्टेंट एज स्पेसिफिक सर्वाइवल रेट हो, ऐसा नहीं होता। अब ये जो हमने देखा है हमारा B3 टाइप का है बर्ड्स में। तो बर्ड्स में हम ये देखते हैं कि जैसे ट्रॉपिकल बर्ड्स होते हैं वो टेम्परेट बर्ड्स से ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहते हैं। या फिर हम ये कहें कि एक कॉटन टेल रैबिट होता है, ट्रॉपिक्स क्षेत्रों में, ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाता है। वो टेम्परेट जोन में पाए जाने वाले अपने समान प्रजाति के रैबिट्स की तुलना में कम सर्वाइवल रेट शो करता है। तो ये एक ही स्पीशीज़ के मेंबर्स जो कि अलग अलग एनवायरनमेंट में या पृथ्वी पर अलग अलग जो क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं उनमें भी सर्वाइवल रेट में डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, वहाँ का टेम्परेचर की, लाइट की, रेनफॉल की, प्रेसिपिटेशन की कंडीशंस चेंज होती है। वहाँ पर जो है प्रीडेटर्स कितने हैं, कॉम्पिटिटर्स की संख्या कितनी है,
इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कितना है, एक्स्ट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो सर्वाइवल को अफेक्ट करते हैं। और हम ये कहना चाहिए कि सर्वाइवल रेट्स आर ऑफ मच इंटरेस्ट देन द डेथ रेट्स। और विद्यार्थियों, यही जो सर्वाइवल रेट्स हैं वो जनरली एक्सप्रेस्ड बाय सर्वाइवरशिप कर्व्स। तो लेट अस समराइज। Survivalship curves are of three types. Survivalship curves of populations are of three types: convex curve, diagonal curve, or concave curve. Concave curve. Convex curve example can be given of human population. Diagonal curve examples of butterflies, holometabolous insects, many birds, mice, and rabbits can be given. And concave curve examples can be given of oysters, oak trees, and other trees. And oysters are mainly invertebrates. ठीक है, तो thanks for watching. Wish you a very good day. Take care and stay tuned to our channel, and be benefited as much as possible. Thank you.